नमस्कार, मैं मनोज सैनी हूं और एक बार फिर धरोहर में आपका स्वागत है। आज हम निकल आए हैं उस किले की तरफ जिसका इतिहास बहुत कुछ कहता है, जहां तमाम तरह की बातें कही जाती है। अलग अलग राजा इस किले में रहते आए हैं, लेकिन उसके बाद चीजें कैसी बदली। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ कुछ रहस्यमयी बातें भी हैं जो आपको देखने को मिलने वाली है, सुनने को मिलने वाली, क्योंकि इस किले का इतिहास के अलावा कई रहस्यमयी कहानी है जो बार बार ये कहती है कि क्या इस किले में कुछ है। तो आज समझते हैं धरोहर में इसी को और समझाएंगे आपको कि आखिर रायसेन के किले की हकीकत क्या है। भोपाल से जैसे ही रायसेन की तरफ बढ़ते हैं तो 30 किलोमीटर बाद ही पहाड़ियों के बीच से किले का वैभव दिखाई देने लगता है। जल्द ही हम उस धरोहर के नजदीक पहुंच जाते हैं जिसे कहते हैं रायसेन का किला, जो अपनी कहानी खुद बयां करता है। रायसेन के इस किले में कहते हैं कि 9 से ज्यादा दरवाजे हैं जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन आप उम्मीद कीजिएगा और समझिएगा कि मैं जहां खड़ा हूं ये हाथी द्वार कहलाता है। और ये हाथी द्वार है, सिंगल पत्थरों पर बना है। आप देखिए कैसे मेरी रूह कांप जाती है सोच कर कि जब वो लोग जिन्होंने इस किले का निर्माण किया होगा वो तो ठीक है करवाने वाले, लेकिन किया किसने होगा, कैसे आए होंगे इतने बड़े पत्थर लेकर। तो ये गेट है, ये द्वार है, पहला द्वार है जिस द्वार से भीतर की तरफ प्रवेश करते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप चीज़ें देखेंगे तो और भी बहुत कुछ दिखाई देगा। एक तस्वीर और आपको दिखाता हूँ कि ये तो किला है, लेकिन किले के ऊपर ये जो पहाड़ी है, अब देखिए आप कितने बड़े पहाड़ हैं। इन पहाड़ों के पीछे किले को तैयार कर देना और पहाड़ यथावत वैसे ही बने रहे तो क्या कला रही होगी। जिन लोगों ने इस किले का निर्माण किया होगा उनकी क्या मंशा रही होगी। गजब थी हमारे देश के भीतर ऐसी कलाएं। ऐसे कितने लोग हुए होंगे जो इस किले में खप गए होंगे। कहते हैं इस किले का निर्माण 1143 के आसपास हुआ, जिसे परमार राजा राय पिथौरा ने बनवाया। यहाँ परमार राजाओं का राज रहा तो गौड़ राजाओं का आधिपत्य, लेकिन इस बीच मुगल राजाओं ने करीब 14 बार आक्रमण किए, जिसकी जय पराजय की दास्तां किले की दीवारों पर अंकित है। जैसे जैसे हम किले की तरफ बढ़ते हैं समझ आता है कि इसका इतिहास कितना समृद्ध है। कहा तो ये भी जाता है कि कभी ये मालवा का द्वार रहा है। पहले द्वार के बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो दूसरा मुख्य द्वार आ जाता है और ये द्वार कुछ इस तरह बनाया गया है किले का, जिसको देखकर आपको लगेगा कि किस तरह कला का इस्तेमाल हुआ होगा। जो कलाकार रहे होंगे खासकर किले को बनाने वाले। आप देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको, पूरा किला है। आप मुख्य द्वार को देखिएगा और द्वार के दोनों तरफ आप देखिए, बताता है कि जो शासक रहे होंगे वो हिंदू रहे होंगे, क्योंकि साफ तौर पर आप देखिए मुख्य द्वार पर ही सूर्य और कमल का निशान बना हुआ है, जो ये बताता है कि कितना ध्यान रखा गया होगा इस किले का। लेकिन दोनों द्वार पर जो दो आप खिड़कियां देख रहे हैं, दो दो खिड़कियां, कहते हैं कि जब राजा किसी जीत के बाद लौटते थे तो जीत के बाद लौटने पर राजा का रानी इन्हीं जो बड़ी खिड़कियां दिखाई दे रही है इन्हीं खिड़कियों से स्वागत करते थे, यानी फूलों की वर्षा किया करते थे। उनके साथ कई पटरानियां हुआ करती थी। तो इसका वैभव इतना अपार है, जैसे जैसे आप किले के भीतर पहुंचते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलता रहेगा जिसको देखकर आप कहेंगे कि कैसा है ये किला और क्या है हमारी धरोहर। किले की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें 9 एंट्री गेट और 13 टावर हैं। जैसे ही हम किले में प्रवेश करते हैं तो रानी महल आ जाता है, जिसकी गाथा महल में बने आलीशान कमरे खुद कहते हैं। रानी यहाँ किस ठाट से रहती होंगी उसे समझा जा सकता है। अब इसके कमरे खंडहर में तब्दील हो रहे हैं, जहाँ रानी नहीं बल्कि चमगादड़ों का डेरा है। रानी महल में कई ऐसे कमरे बने हैं, लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ रानी यहाँ रहा करती थी ज़्यादातर टाइम और समय यहाँ बिताया करती थी। बहुत बड़ा एक कमरा है, लेकिन आप देखिए किस तरह सिंगल पत्थरों का इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसे हम कहते हैं पुराने ज़माने में घरों में म्यार जिसे कहते हैं। आज ऊपर जब घर बनने लगे हैं तो उसमें अलग तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन सिंगल पत्थर का इस्तेमाल होता था। और जैसे ही आप इधर से भीतर जाएंगे तो आप देखिए भीतर आएंगे तो अब भीतर रानी तो है नहीं,
वो दौर था, एक राजा रानी सब रहा करते थे, लेकिन अब चीजें बदल गई यहाँ। और ये देखिए आप, ढेर सारी आपको आवाजें यहाँ सुनाई देंगी। तो रानी तो है नहीं, लेकिन चमगादड़ों ने इसको अपना घर बना लिया। ऊपर आप देखेंगे तो तमाम चमगादड़ यहाँ लटके हुए आपको मिल जाएंगे, जिनकी आवाज डराती है, हमें मुश्किल में डालती है। और रानी जब यहाँ रहा करती थी तो कितना ठंडा, ऊपर की तरफ बड़ी सी गुम्बद बनी हुई है, उस गुम्बद में अब तमाम चमगादड़ मौजूद रहती है, जिनकी आवाजों को आप सुन सकते हैं। किले का कैसा वैभव रहा होगा रानी महल का, अंदर की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे थे। लेकिन ये अकेला एक स्थान नहीं, बल्कि यहाँ कहते हैं कि 7 इस तरह की गुम्बद सहित महल बने हुए थे, जिन्हें आप मैं दिखाता हूँ। और इनके आजू बाजू में जो छोटे छोटे स्थान बने हैं, वह रानी की जो पटरानियां हैं वो रहा करती थी। और इसमें कुछ देखभाल करने वाली जो रानियां हैं, इसलिए नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो नीचे अलग कमरे बने हुए हैं। और कुछ क्षेत्र तो ऐसा है जहां तलघर भी है नीचे, लेकिन वहां जाना बड़ा मुश्किल है। पर आप देखिए बहुत अलग तरह की चीज़ों का ख्याल रखा गया, वास्तु का ध्यान रखा गया। वास्तु के साथ ठंडक कैसे पैदा होगी या ऊर्जा कैसे मिलेगी, सूर्य को खुला हुआ हर जगह आपको खिड़कियां मिल जाएंगी, इस बात को लेकर कि हवा आती रहे, ठंडी हवाएं आती रहे। लेकिन कहते हैं कि यहाँ से चलते चलते जब रानी बाहर आती थी तो फिर इसी रास्ते से वो नीचे उतरा करती थी। और नीचे उतरते उतरते मैं आपको लिए चलता हूँ, चलिएगा मेरे साथ। आप देखिए कि नीचे जैसे ही आप पहुँचेंगे तो एक तालाब आ जाएगा। इस तालाब के बारे में भी कई तरह की किंवदंतियाँ हैं, कई बातें कही जाती है। और देखिए मैं यहाँ आ गया तो पहले यहाँ पूरा पानी भरा होता था इसमें। अब तो पानी उतना नहीं है, लेकिन जब रानी आती थी, रानी के साथ उनकी पटरानियाँ हुआ करती थी, तो कहते हैं यही वो स्नान किया करती थी। लेकिन बाद में जब अलग अलग राजा हुए, शीर्षंग सूरी जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने यहाँ बहुत अलग तरह से हमला किया। हमला करने के बाद कहते तो ये भी है कि इसी तालाब में जितने लोग यहाँ मौजूद थे उनका कत्ल कर दिया गया। बाद में ये खून से भर गया था, जहाँ पानी है पहले खून रहा करता था। एक दौर जब ऐसा है, शीर्षंग सूरी ने जब हमला किया, इस पर कब्जा किया, तो वो भी दिखाई देता। लेकिन इस किले की विरासत बड़ी अलग है, वैभव बहुत अलग है, लेकिन वैभव के पीछे कई रहस्य भी हैं। किले में रानी महल अकेला नहीं है, किले में 4 महल हैं जिनकी अपनी गाथा है। बादल महल, जहां से प्रकृति का आनंद लिया जा सकता है। यहाँ से उमड़ घुमड़ करते बादलों को देखकर आज भी सुखद एहसास होता है। इतना ही नहीं, इस महल की नक्काशी देखते ही बनती है। सामने की तरफ आप देखिए, खिड़की बनी हुई है एक, और इस खिड़की के झरोकों से जब रानी देखा करती थी बाहर, तो बादल का वो रूप, व्यू आप देखिए। मैं एक दरवाजे से आपको दिखाता हूँ किस तरह दिखेगा। ये पूरा दरवाजा है, ये दरवाजे से मैं इसलिए दिखा पा रहा हूँ, मैं ऊपर नहीं जा सकता। तो दरवाजे से आप देखेंगे पूरा व्यू दिखाई देगा आपको, बादल है, पहाड़ियाँ हैं, आसमान है। और जैसा ये दिख रहा है, इसको यदि ठीक दूसरी तरफ हम जाएंगे, घुमाएंगे हमारे सहयोगी अश्विनी, तो आप देखिए, ये देखिए आप, दोनों तरफ अलग अलग द्वार, खिड़कियाँ बनी हुई थी। जब शाम का वक्त होता था तो बादल महल में आकर रानी बैठ जाया करती थी, और राजा रानी दोनों बैठकर लुत्फ लिया करते थे मौसम का, प्रकृति का। और इस प्रकृति के आनंद में कितना आनंद मिलता होगा। चलिए मैं भी झांकता हूँ एक खिड़की से। अब आप देखिए दूसरी तरफ, इस खिड़की की तरफ आइए, और जब इस खिड़की से आप झांकेंगे, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, इस तरह रानी साहिबा बैठती होंगी, राजा बैठते होंगे। और दूसरी तरफ का आप व्यू देखिए, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। ये तो आज का दौर है, उस दौर में तो पूरा जंगल रहा होगा, हरियाली रही होगी। जैसे ही राजमहल के सामने पहुंचते हैं तो आंखें ठहर जाती है। बलुआ पत्थर से निर्मित इस किले की वास्तुकला, शिल्पकला, दीवारों की नक्काशी इसकी कहानी बताते हैं। इतिहास में जिक्र इस बात का भी है कि ये बेहद सुरक्षित किला था। जैसे जैसे किले के भीतर घुसते हैं तो ये सब नजर भी आता है। अलग अलग दौर के जो राजा हुए हैं वो भी इसी महल में रहा करते थे। आगे की तरफ रानी का महल है, लेकिन पीछे की तरफ राजा का महल है। और ये महल को जब आप देखेंगे तो अब इसको बंद कर दिया है पुरातत्व विभाग ने पूरी तरह। इसमें भीतर आप प्रवेश नहीं कर सकते।
लेकिन इस पूरे महल के आजू बाजू सुरक्षा की दृष्टि से आप देखेंगे तो खास तरह की तैयारियां, और ये देखिए आपकी यहाँ छोटे छोटे, यदि आप देखेंगे कितनी बढ़िया नक्काशी का इस्तेमाल किया गया, पत्थरों को नक्काशी कर कर उस पर कलाएं बिखरी गई, जिसमें वास्तु भी है, कला का अद्भुत बेजोड़ नमूना है। कहते हैं कि बलुआ पत्थर का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। इस पत्थर को बलुआ पत्थर के रूप में जाना जाता है, बलुआ पत्थर है, और धीरे धीरे इसकी कटिंग की गई। मैं सोचता हूँ, कई बार मेरे मन में ये विचार आता है कि जिन लोगों ने इसकी नक्काशी की होगी, इन पत्थरों को तराशा होगा, आखिर वो कैसे लोग रहे होंगे? क्या ऐसे कई लोग रहे होंगे जो किले को बनाते बनाते इसमें अपनी जान भी गंवा बैठे होंगे, और इसीलिए जब किले में पहुंचते हैं तो किले का सुखद अनुभव तो होता है, लेकिन दूसरे अनुभव का एहसास भी होता है। ऊपर की तरफ आप देखिए कि सैनिकों के लिए ऐसे अलग अलग स्थान बनाए गए थे। आप देखेंगे तो सैनिक यहाँ खड़े हुआ करते थे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से वो ध्यान रखें कि नजरें बनाए रखें। तो ऐसी अलग अलग खिड़कियां बनाई गई थी। और इसमें एक चीज और देखेंगे आप, मेरे साथ जैसे ही आप इस तरफ आएंगे तो भूल भुलैया जिसे कहते हैं कि आप भूल जाएंगे छोटी छोटी गलियों में। यहाँ से मतलब आप देखिए कितने फेरे रहा करते थे। एक तो वो जिससे आप मैं अंदर आया हूँ, और ये गलियाँ, लेकिन ऐसी छोटी छोटी इसके तरफ भी एक परत, दूसरी परत होती थी इस तरफ, ताकि जब कोई हमला बोले, हमला करने वाले दूसरे जो राजा रहा करते थे, तो हमला बोलने से पहले उनको कई गलियों से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो यहाँ पहुँच पाते थे। और हम देखिए कोशिश करते हैं कि यदि हम इस तक जा पाते हैं, भीतर से कोई रास्ता निकल आता है। कहते हैं कि यहाँ गलियों में कई बार हम घूम भी जाते हैं तो रास्ता नहीं मिलता है। इस किले की अब धीरे धीरे कर कर ये इमारत तब्दील होता जा रहा है, धराशायी होता जा रहा है। भीतर की तरफ हम नहीं जा सकते। यहाँ से आप देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे रास्ते मिल जाएंगे जहाँ सैनिक रहा करते थे। ये देखिएगा आप, ये सैनिकों के रहने की जगह हुआ करती थी। यहाँ से सैनिक रहा करते थे, वो अपना स्थान बनाते थे। लेकिन अब यहाँ झाड़ियों में तब्दील हो गया है। धीरे धीरे कर कर कुछ आपको ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। इधर आप जाएंगे तो ये आप देखिएगा, ये सब खंडर, इधर खंडर में तब्दील होता जा रहा है पूरा। लेकिन इसकी विरासत, इसका मूल स्वरूप, धरोहर, वो सब दिखाई देती। ये सब अब इमारतें अब खंडर में तब्दील होती जा रही, बदलती जा रही। देख रेख का अभाव है। हालांकि पुरातत्व विभाग ने अब इसकी तरफ ध्यान दिया है, जिसको संवारने का प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी ये धरोहर है, विरासत है, जिसे संजोने की ज़रूरत है, जिसे समझने की ज़रूरत है। लेकिन हम जहाँ से भी नज़रें दौड़ाएंगे, आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से पूरे इसको बनाया गया। एक तरफ वो दरवाजे हैं, आप एक तरफ जाएंगे दूसरी तरफ निकल आएंगे, आपको पता ही नहीं लगेगा आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। और इस तरह आप उस स्थान पर आ जाएंगे जहाँ से, फिर मैं कह रहा हूँ, ये तीसरा ऐसा स्थान होगा। मतलब कई रास्तों से आपको गुजरना पड़ता था जब कहीं जाकर राजमहल तक पहुँचते थे, क्योंकि उससे पहले आपको कई दीवार फांदना होगा। अलग अलग जगह सैनिक तैनात हुआ करते थे, तो राजा सुरक्षित रहे, इस तरह से पूरे किले का निर्माण किया गया। सुरक्षा के लिहाज से मजबूत इस किले में सेंध लगाना मुगलों के लिए भी मुश्किल रहा। अलग अलग दौर में इल्तुतमिश, सुल्तान बलवन, जलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन, सुल्तान बहादुर, औरंगजेब के आक्रमण की भी चर्चा होती है। लेकिन ये आक्रांता किले की सुरक्षा दीवार को कभी भेद नहीं पाए। तारीख शेरशाही के मुताबिक शेरशाह सूरी के 4 महीने की घेराबंदी करने के बाद भी वो किला जीतने में सफल नहीं हो पाया था। हालांकि बाद में उसने अपने तांबे के सिक्कों से तोपें बनवाकर हमले किए और राजा पूरन को धोखा देकर 1543 में वो सफल हो पाया, जिसकी गवाह तोपें आज भी मौजूद है। शेरशाह सूरी जब दिल्ली से निकला तो उसने 4 बार कोशिश की, बल्कि 4 महीने तक लगातार प्रयास करता रहा कि इस किले पर अपना कब्जा कर लें। पर मेहनत में जब सफल हुआ तब उसने तोपों का इस्तेमाल किया, और ये वही तोपें हैं। कहा जाता है कि इन तोपों में सिक्के का इस्तेमाल किया गया। वो सिक्के जो तांबे की रहा करते थे, अन्य धातुओं के सिक्के रहा करते थे, उन सिक्कों को सब गलवा दिया गया। और गलवाने के बाद जो तोपें बनाई गई, फिर इन तोपों से हमला किया गया किले के ऊपर। इस आक्रमण के बाद राजा पूरनमल के रहस्य की चर्चा भी खूब होती है। कहा जाता है कि राजा को अपने ही लोगों से धोखा मिलने का पता चला
तो उन्हें पत्नी की चिंता हुई और दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने रानी रत्नावली का गला अपने हाथों से काट दिया। ये किला एक नहीं बल्कि कई रहस्यों से भरा है, चाहे बात धोबी महल की हो या फिर इत्र महल की, जहां सिर्फ इत्र रखा जाता था। इसका इस्तेमाल रानी करती थी। इस किले में तमाम ऐसे महल हैं जिनकी अपनी किंवदंतियां हैं, जिनकी अपनी कहानियां हैं। ये जो महल है इसे इत्र महल के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि इसमें इत्र रखा जाता था, तरह तरह के इत्र होते थे। और इसके भीतर भी जब आप दिखाया जैसा मैंने, तो आप देखेंगे कि जो खाने बने हैं ये खाने इस बात को बताते हैं, इतिहास के पन्नों में तो यही दर्ज है कि इन खानों में अलग अलग इत्र रखा जाता था। और रानी साहिबा जब यहाँ आती थी, एक कहावत ये भी है कि रानी का श्रृंगार इसी रूम में हुआ करता था, इसी महल में हुआ करता था, इसलिए इसको इत्र महल कहा जाता है। इस किले के वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी दुनिया का सबसे पुराना सिस्टम माना जाता है। 10 एकड़ एरिया में फैली पहाड़ियों में 4 बड़े तालाब, मड़ागन, धोबी, मोतिया, डोला डोली के साथ 84 टांके हैं, जहां पानी जमा होता है। बारिश के पानी के संरक्षण के लिए पूरा सिस्टम डेवलप था, जो आज भी मौजूद है। इसमें लिखा है वर्षा का जल संग्रहण, तो यहाँ वर्षा का जल संग्रहित होता था, इसमें जिक्र है। और बारादरी में जब वर्षा के जल को एकत्रित किया जाता था तो इस नाली के जरिए, जो नाली आपको दिखाई दे रही है, इस नाली के जरिए इसको छोड़ा जाता था। और छोड़ने के बाद धीरे धीरे इन्हीं नाली से पानी बाहर निकाला जाता था। और फिर जो स्थान में जहाँ आपको लेकर चल रहा हूँ, ये देखिएगा, ये नाली यहाँ पहुँचती थी, ये अब धीरे धीरे टूट गई है, खत्म हो गई, लेकिन इसका सिरा यहाँ से मिलेगा। आप देखिए अंदर की तरफ, ये देखेंगे आप तो आज भी यहाँ से पानी इस तरफ चला जाता है। और यहाँ जब आप देखेंगे भीतर की तरफ, तो अभी भी इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये वो पानी है जो जल का पानी है। और ये देखिए, ये पानी है यहाँ, और कहते हैं ये पानी बहुत पवित्र है, यानी पूरा साफ होकर। कुछ लोग तो यहाँ ऐसे भी हैं जो इस पवित्र पानी में आज भी सिक्के डाल दिया करते हैं और कहते हैं कि सिक्के डालने से उनको उनकी मन्नतें पूरी होती है। तो कई लोग यहाँ पहुँचते हैं और पानी आज भी, ये पानी कभी खत्म नहीं होता है इस स्थान का। तो जल का संरक्षण इससे बेहतर कहीं दिखाई नहीं दे सकता और इसे पवित्र पानी के रूप में आज भी इस्तेमाल किया जाता है। एक रहस्य ऐसा भी है जिसकी कहानी यहाँ पर हर किसी की जुबां पर होती है। वो है पारस पत्थर, जिसे लोहे पर लगाने से लोहा सोना बन जाता है, जिसे पूरनमल के दुश्मनों से बचाने के लिए तालाब में फेंक दिया था, जिसे आज भी तलाशा जाता है। शिरसांग सूरी ने आक्रमण किया इस किले पर, तो कहते हैं कि राजा ने इसी तालाब में वो पत्थर फेंक दिया, जिसको ढूंढने कई तांत्रिक पहुंचे, कई लोग पहुंचे, कई राजाओं ने हमला किया, लेकिन बावजूद इसके आज तक वो पत्थर नहीं मिला है। और ये रहस्य आज भी एक गुत्थी बना हुआ है, क्या वास्तव में पारस पत्थर था या सिर्फ एक किंवदंती है। एक और रानी के जौहर की कहानी यहाँ मौजूद है। कहा जाता है कि मालवा के शासक रहे सिलाहादी ने इस किले में राज किया है, जिन्हें गुजरात के राजा सुल्तान बंग बहादुर ने धोखा देकर बंदी बना लिया था। जब ये बात रानी दुर्गावती को पता लगी तो उन्होंने 700 रानियों के साथ जौहर किया था। ये जौहर का स्थान है, जौहर यानी 700 रानियों ने यहाँ आत्मदाह कर लिया था। और उसके बाद से ये तालाब ऐसा ही बना हुआ है, ये बावड़ी ऐसी ही बनी हुई है। इसमें इसका इस्तेमाल बाकी कामों के लिए आज पानी का किया जाता। पानी खत्म नहीं होता, पानी बहुत है यहाँ, लेकिन रानी ने जब जौहर किया तो उसके बाद से पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ऐसी तमाम कहानियाँ हैं, बड़े रहस्य हैं, जो अलग तरह की कहानी बयां करते हैं और बताते हैं कि आखिर पहले के दौर में हुआ क्या क्या है। रायसेन का एक किला शिव मंदिर के लिए भी जाना जाता है, जिसकी चर्चा उस समय खूब हुई जब उमा भारती इसे खुलवाने खुद पहुंच गई थी। हालांकि मंदिर आज भी बंद है। इस किले के पुराने जो राजा हुए हैं वो सभी हिंदू राजा हुए, इसलिए धर्म के प्रति उनकी एक अलग आस्था रहा करती थी। और मैं जिस जगह बैठा हूँ यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। शिव मंदिर में राजा अपनी रानियों के साथ पूजा किया करते थे, पहुँचते थे यहाँ। लेकिन अब ये शिव मंदिर वर्ष में एक बार खुलता है।
किला हो या यहाँ के महल, दिन भर लोग इसे देखने पहुँचते हैं। खासकर युवाओं की टोली खूब मिल जाती है, जिन्हें कुछ शिकायत है तो कुछ उम्मीदें भी हैं। हम यहाँ पे वैसे तो सिर्फ घूमने आए थे, लेकिन उसके बाद जैसे हमें पता चला यहाँ की कहानी के बारे में, तो काफ़ी रुचि पैदा हो गई हमारे अंदर इसके लिए। हमारे पीछे निहारिका बैठी है वहाँ पे, उसको सिर्फ फ़ोटो खिंचवानी थी, मैं सही बताऊँ तो। लेकिन वो यहाँ देखने आई, उसने यहाँ की कहानियाँ पढ़ी, उसे अच्छा लगा। तो यही है कि काफ़ी पुराना, एक तो बहुत पुराना किला है ये, लगभग 1200 एडी पूर्व किला है। काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे देख के, यहाँ पे आर्किटेक्चर बहुत सही है। यहाँ के गेट वगैरह जितने भी आने के रास्ते हैं ये सब, और हमने पढ़ा है कि जैसे कि यहाँ पे शेरशाह सूरी ने अटैक वगैरह किया था, और कि कैसे उसको 4 महीने लगे मतलब कि यहाँ को हासिल करने में, और यहाँ पे जो राजा थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको बनाया गया है। बहुत ही शानदार किला है। अच्छा, हाँ। ऐसा मतलब यहाँ आए जब हमें तो ये ज़रूर लगता है कि मतलब अगर इसको और मेंटेन किया जाता तो ये बहुत अच्छे से रखा जा सकता था इस जगह को, जो कि अब अगर ऐसे ही रहा आने वाले सालों में तो खंडर हो जाएगा ये। क्योंकि जैसे मैं भोपाल की ही रही हूँ हमेशा से, बचपन से मुझे मालूम भी नहीं था रायसेन में किला है। मुझे 2 दिन पहले पता चला है कि रायसेन में कोई किला भी है। तो मतलब जब तक लोगों को जानकारी नहीं होगी तो टूरिज्म में कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से आप क्या बढ़ेगा। कर रही है निहारिका? मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मेरा MBBS ख़त्म होने वाला है। क्या MBBS अच्छा, आप जी। डॉक्टर बनने जा रही जी। तो डॉक्टर बनी तो इतिहास को नहीं पढ़ा? नहीं, मैं स्कूल में इंटरेस्टेड थी हिस्ट्री में, लेकिन उसके बाद ऐसा होता है कि जो जानी मानी जगहें होती हैं शहर में, जिनका नाम चलता है उन्हीं का नाम रह जाता है। जो ऐसी कुछ जगहें जो रह जाती हैं नज़रों से परे, फिर वो उनका मालूम ही नहीं चलता है कि ये भी कोई जगह थी। जैसे मांडू है तो वो अब नाम एक जगह बन गई है मांडू घूमने के लिए, इसलिए वहाँ के सारे फोर्ट डेवलप हो गए हैं। रायसेन को कोई समझता ही नहीं है कि कोई हिस्टोरिकल जगह हो सकती है, इसलिए यहाँ पे अभी तक वो नहीं है, मतलब ध्यान कहते ये भी है कि जैसे मांडू का जिक्र इन्होंने किया, तो मांडू के जो बाज बहादुर रहा करते थे, वो भी अंतिम जब यहाँ आए तो वो भी कुछ दिन इसके राजा रहे हैं, बाज बहादुर भी। तो मांडू को तो संभाल लिया गया, लेकिन रायसेन का जो किला है वो हिस्टोरिकल तो है और पुरातत्व विभाग के अंडर में भी आता है, लेकिन इसको और देखने आप लोग क्या सोचते हैं हमारी पुरातन संस्कृति के बारे में, खासकर किला इस तरह के किले और जो बाकी फोर्ट है उनके बारे में? मैं एक्चुअली काफ़ी जगह इंडिया में घूम के आया हुआ हूँ। मैं नॉर्थ में भी काफ़ी गया हूँ, दिल्ली में भी गया हूँ। दिल्ली में जैसे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया जाता है, बहुत मतलब साफ़ सुथरा होता है, काफ़ी कुछ मेंटेन्ड होता है, तो उससे एक रेवेन्यू जनरेट भी होता है। यहाँ पर इतना मेंटेन नहीं है, तो यही मेरा है कि अगर मेंटेन हो तो एक रेवेन्यू सोर्स गवर्नमेंट के लिए भी होगा और अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जैसे लोगों के लिए भी आएंगी, जिससे हमें बाहर जाके काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। हम मध्य प्रदेश में या हमारे घर ही मतलब शहर में रह के ही काम कर सकते हैं। यहाँ पर अभी इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एमपी में ऐसी काफ़ी अंडररेटेड जगह है जहाँ पे हम टूरिज़्म रेवेन्यू सब जनरेट कर सकते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट इसको और आगे बढ़ाए। हमारे एमपी में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम दूसरों को दिखा सकते हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें और अपने मॉन्यूमेंट्स को ये बहुत ही सुंदर जगह है, पर जैसा कि बताया किया कि इतना अंडररेटेड है, तो जब हमने इंटरनेट पे देखा इसकी फ़ोटोज़ वगैरह तो देख के अच्छा नहीं लग रहा था। जो फ़ोटोज़ और जिस तरीके से लोगों ने प्रचार किया उसका कि यहाँ पे सुनसान है, लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है, तो हम लोग पहले आने से डर रहे थे। पर जब यहाँ पे आके देखा तो पता चला कि बहुत सुंदर जगह है और इसको और मतलब टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छी जगह बन सकती है, इसको अगर मेंटेन किया जाए तो। हाँ, बहुत टूट गया है तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि ये टूट रहा है और बहुत पुराना है, तो ये धरोहर है इंडिया की, तो देखना तो चाहिए। क्या किया जा सकता है इसमें? थोड़ा रिस्टोरेशन पे थोड़ा काम किया जा सकता है। आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में? देखिए, मैं फ़िलहाल तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, पत्रकारिता का। मैं यहाँ के भोपाल आया था, तो यहाँ का आर्किटेक्ट, यहाँ की सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता देखने आया था कि किस प्रकार इसका आर्किटेक्ट है और किस प्रकार हेरिटेज यहाँ पे है। क्या होना चाहिए? नहीं, होना तो कुछ नहीं चाहिए। गवर्नमेंट बस यहाँ की क्या बोलते हैं स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और इसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को इसका प्रचार करना चाहिए। किले में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका जिक्र आगे भी होता रहेगा। किले की दास्तां इतनी लंबी है कि इसकी चर्चा हमेशा होगी। इससे जुड़े रहस्यों को देखकर समझ आता है कि ये हमारी धरोहर कितनी अनूठी है। रायसेन किले के इतिहास के बारे में जितना पढ़ा था उतना समझने का प्रयास भी किया।
किले में पहुंचते हैं तो तमाम तरह की चीजें दिखाई देती है। समझ आता है कि हमारा वास्तु का शास्त्र, वास्तुकला कैसे रही होगी, कैसे इन किलों को बनाने के पीछे आखिर क्या क्या देखा गया होगा। ये भी समझ आता है कि इसका वैभव कैसे बरकरार रखा जाए, ये भी ध्यान रखा गया होगा। लेकिन जरूरत है इनको और संरक्षित करने की, समझने की और समझाने की, क्योंकि ये वो धरोहर है जिसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं और पर्यटन के क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। तो हमारे पास सब कुछ है, बस नजरें ठीक ढंग से इनायत हो जाए तो संरक्षण भी हो जाएगा और धरोहर को फिर से नया स्थान भी मिल जाएगा। अश्विनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, रायसेन।